कक्षा 10 प्रश्नावली 5.3 प्रश्न संख्या 19। 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है। तो जो लोग्स हैं, लट्ठे हैं, या इन्हें आप लकड़ी के बल्ले कह सकते हैं, ये संख्या में 200 हैं। लट्ठों की कुल संख्या कितनी है? 200। तो अगर मैं ये कहूँ कि सभी पंक्तियों में रखे गए लट्ठों का कुल योग कितना है? 200। इस तरह से जो s का मान है, s का जो आंसर है वो 200 है। इस रूप में, ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है। सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, जो सबसे नीचे की पंक्ति है, ग्राउंड से, ज़मीन से शुरू है जो पंक्ति, उसमें 20 लट्ठे हैं। उसके बाद जो दूसरे नंबर की पंक्ति है, अगली पंक्ति है, उसमें एक लट्ठा कम कर दिया, 19। और उससे ऊपर, नीचे से ऊपर की ओर आते हुए तीसरी पंक्ति में 18 लट्ठे हैं। आप कह सकते हैं पहली पंक्ति जो नीचे से अगर हम शुरू करें, सबसे नीचे वाली पंक्ति को पहली पंक्ति मान लें, तो सबसे नीचे वाली पहली पंक्ति में 20 लट्ठे हैं, फिर दूसरी पंक्ति में 19 हैं, तीसरी पंक्ति में लट्ठों की संख्या 18 हैं। इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछूं चौथी पंक्ति में कितने लट्ठे होने चाहिए, आप बड़े ही आसानी से बता सकते हैं। पहली पंक्ति में 20 हैं, फिर 19 हैं, उसके बाद 18 हैं, तो चौथी पंक्ति में बिल्कुल 17 लट्ठे ही होने चाहिए। तो हर बार जैसे जैसे पंक्ति बढ़ती जाती है, वैसे वैसे एक लट्ठा कम होता जाता है। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं, मतलब पंक्तियों की संख्या कितनी है? उसने आपको 3 पंक्तियाँ तो बता दी। पहली पंक्ति में 20 लट्ठे, दूसरी पंक्ति में 19 लट्ठे, तीसरी पंक्ति में 18 लट्ठे, लेकिन 200 लट्ठे हैं। तो 200 लट्ठे पूरे होने में कितनी पंक्तियाँ बनी हैं? ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं, तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। और जो सबसे ऊपर की पंक्ति है, चाहे वो पंक्ति नंबर 10 है, चाहे वो पंक्ति नंबर 11 है, 12 है, 15 है, 16 है, 20 है, चाहे वो पंक्ति नंबर 25 है, कोई भी पंक्ति है, जो सबसे ऊपर की पंक्ति है, उसमें कितने लट्ठे हैं। जैसे मैं कहता हूँ पहली पंक्ति में 20 लट्ठे हैं, दूसरी में जो है 19 लट्ठे हैं, तो जो सबसे अंतिम पंक्ति होगी उसमें भी तो लट्ठे होंगे ना, तो उसमें कितने लट्ठे हैं वो ये पूछता है। सिंपल है बिल्कुल ही। एपी कैसे बनाया गया है, सबसे नीचे से शुरू किया, तो पहली पंक्ति में 20 लट्ठे हैं, उसके बाद 19 लट्ठे और फिर 18 लट्ठे, तो 20, 19, 18 है। इसमें जो पहला पद है, फर्स्ट टर्म ए है, वो 20 है। डी सारवंतर, सारवंतर को कैसे निकालते हैं? दूसरा पद माइनस पहला पद, A2 माइनस A1, 19 माइनस 20। एक संख्या जमा की है और एक संख्या माइनस की है। जब एक संख्या जमा की और एक संख्या माइनस की होती है, तब हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करते हैं, और परिणाम से पहले हम बड़ी संख्या का चिन्ह लगाते हैं। बड़ी संख्या 20 माइनस में है, इसलिए परिणाम 1 जो है वो माइनस का होगा, -1। SN बराबर है 200, क्योंकि लट्ठों की कुल संख्या 200 है। सभी पंक्तियों में रखे गए लट्ठों की कुल संख्याओं का योग वो कितना है? 200, इसलिए SN बराबर है 200। SN के लिए तो सूत्र है, ये कई बार आप इस सूत्र को कर भी चुके हैं, याद भी हो गया होगा आपको। n/2 बड़ी ब्रैकेट शुरू, 2a जमा n-1, छोटी ब्रैकेट क्लोज, फिर d है, फिर बड़ी ब्रैकेट को भी बंद कर दिया। और लट्ठों का कुल योग हम जानते ही हैं, कुल जोड़ या सम जो है वो कितना है? 200 है। n/2, 2 के स्थान पर 2, a का मान आपके सामने है 20, यहाँ पर 20 रख सकते हैं। n का मान अभी हमें नहीं पता है, -1, d का मान हम जानते हैं, अभी आपने सोल्व करके निकाला है, -1, ब्रैकेट क्लोज है, बराबर 200। उसके बाद है n/2, 20 को आप 2 से गुणा कीजिए, 20 दूनी 40, -1 को n से गुणा करेंगे। n से पहले भी एक अंक है, एक मतलब 1, यहाँ n का मतलब 1 है। माइनस गुणा जमा माइनस, 1 एकम 1, और n का मतलब है n, माइनस गुणा माइनस जमा 1 एकम 1। इसके बाद यहाँ पर बराबर 200 है। n बड़े ब्रैकेट शुरू, 40 जमा का 1 जमा का 41 जमा का -n बराबर है 200। ये जो बटे में 2 था, ये व्युत्क्रम हो गया। सामने 2 भी लिख सकते हो, 2/1 भी लिख सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने क्या लिखना है, 2 या 2/1 लिख सकते हो आप। 200 गुणा 2, 200 दूनी 400 हो गया। n को 41 से गुणा कीजिए, n गुणा 41, 41n। ये n प्लस का है और ये n माइनस का है, जमा गुणा माइनस, माइनस n गुणा n, n और n गुणा में कितनी बार है? 2 बार, तो n गुणा n, n की शक्ति 2 बराबर 200 दूनी 400 हो गया।
इसके बाद हमने सबसे पहले माइनस एन की दो रखा द्विघात समीकरण में, सबसे पहले एन की दो, फिर एन और फिर खाली नंबर खाली संख्या एन माइनस एन की दो माइनस एन की दो। इसके बाद है प्लस 41n जमा का 41n और 400 राइट साइड पे है। राइट साइड से कहाँ लेके जा रहे हैं आप इसे? लेफ्ट साइड में। तो जब आप 400 को राइट साइड से लेफ्ट में लेके जाएंगे जमा 400 बन जाएगा माइनस 400 बराबर, यहाँ कुछ भी नहीं है, नथिंग, कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा, तो यहाँ क्या है? 0 है। अगर हम अब ये हमारे पास द्विघात समीकरण है जिसमें हमने मध्य पद के बीच वाले टर्म के टुकड़े करने हैं, फैक्टराइजेशन करना है, लेकिन उससे पहले हमें जो माइनस एन की दो है वो प्लस एन की दो होना चाहिए। एन की दो, एक्स की दो, वाई की दो, ये वाला जो टर्म है ये प्लस में होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। तो ये प्लस में हो सके इसके लिए हम क्या करेंगे? माइनस 1 से गुणा करने पर। ये पॉसिबल नहीं है कि आप सिर्फ माइनस एन को ही प्लस एन की दो बना दो, नहीं, पूरे समीकरण को, लेफ्ट साइड को भी और राइट साइड को भी, पूरा समीकरण माइनस एन की दो से शुरू है और 0 पर एंड करता है, 0 पर फिनिश है। तो समीकरण को माइनस 1 से गुणा करने पर, यानी कि 1 2 3 4 लेफ्ट साइड के 3 टर्म है और राइट साइड में भी एक टर्म है, इन सभी को माइनस 1 से गुणा करने पर। अब माइनस 1 से गुणा करने का मतलब होता है चिन्ह बदल देना। माइनस 1 से गुणा कीजिए, माइनस गुणा माइनस जमा, एन की दो हो जाएगा, ये 41 एन जमा का है, माइनस का हो जाएगा। 400 जो है वो माइनस में है, ये जमा का 400 हो जाएगा, और 0 को अगर माइनस 1 से गुणा करोगे फिर से 0 हो जाएगा। अब हमारे पास पहला टर्म है एक एन की दो मतलब एक एन की दो, दूसरा टर्म है माइनस 41 एन, और तीसरा पद जो है वो है 400। जो मध्य पद है 41 एन मध्य पद है, क्योंकि बीच में है ना, मिडिल टर्म है, मध्य पद बोलते हैं इसको, माइनस 41 एन। अगर आप पहले और तीसरे टर्म को आपस में गुणा करें, यहाँ एक है, अगर आप इसे मल्टीप्लाई करें, गुणा करें, तो 400 कम 400 एन की दो आ गया। 41 एन के दो टुकड़े, दो भाग इस तरीके से करने हैं, 41 एन के स्थान पर हमें दो टर्म लेकर आनी है। उन दो टर्म्स को अगर हम जो जोड़ दें या घटा दें तब आना चाहिए माइनस का 41 एन, और अगर उन दोनों भागों को, दोनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करें, गुणा करें, तब आना चाहिए जमा का 400 एन की दो। तो 400 के ही फैक्टर कर लेते हैं, 400 के फैक्टर कर लिए, गुणनखंड कर लिए, 2 दूनी 4 0 0 2 2 एकम 2 0 0 2 पंजे 10 0 2 दूनी 4 5 में 4 1 2 पंजे 10, इसके बाद 5 है, 5 5 25 और 5 एकम 5, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5, ये 400 के गुणनखंड है, 400 के फैक्टर्स हैं। इसी में से हमने जोड़ा निकाल लिया, पेयर निकाल लिया, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, यानी कि इन चार को, चार अंकों को गुणा किया जाता है तो क्या आएगा? 16, और 5 और 5 को गुणा किया जाए 5 50 25। अब आप ध्यान से देखिए 25 और 16, 25 और 16 का जो जोड़ है वो कितना बनता है? 41 41 बनता है। और गुणा आप इनको किसी भी तरह से कर लो, 5 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, या 2 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 2, किसी भी तरीके से इनको गुणा कर लो, आएगा 400 ही, क्योंकि ये 400 के ही तो गुणनखंड है, इसलिए इनको गुणा करने पर किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर लो, इन गुणनखंडों को 400 ही आएगा। तो हमने किया 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 5 50 25, 16 और 25 को भी गुणा करने से 400 ही आएगा। अब अगर आप 25 और 16 को जोड़ दो तो 41 आता है। दो शर्तें हैं, उन दोनों हमने 41 एन के दो टुकड़े इस ढंग से करने हैं कि उन दो टुकड़ों को, दो भागों को, दो टर्म्स को अगर आपस में जोड़ दें या घटाएं तो 41 एन आना चाहिए, और अगर हम गुणा करें, मल्टीप्लाई करें तो 400 एन की दो आना चाहिए। दोनों शर्तें पूरी हो रही हैं। 25 और 41 को आपस में जोड़ते हैं तो 41 एन आता है, 25 और 16 को अगर गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो 400 आता है हमारे पास। तो हमने दो टुकड़े कर दिए, एन की दो, माइनस 25 एन माइनस 16 एन। अब आप चेक भी कर सकते हैं, 25 एन भी माइनस का है और 16 एन भी माइनस का है, दोनों ही एन वाले टर्म माइनस में है। जो समान चिन्ह वाली संख्याएं होती हैं उनको हम जोड़ देते हैं, 25 एन और 16 एन को जोड़ने से 41 एन भी तो माइनस का ही आएगा, जमा वाले टर्म्स को जोड़ने से जमा का टर्म, और माइनस वाले टर्म्स, माइनस वाले पदों को जोड़ने से माइनस का टर्म। क्योंकि 25 एन और 16 एन दोनों माइनस के ही हैं, अगर हम इनको जोड़ देते हैं, इकट्ठा कर देते हैं, तो 41 एन माइनस जो 41 एन है वो माइनस में ही आएगा, क्योंकि दोनों टर्म जो है वो माइनस के हैं। अब इनको आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, गुणा करके, माइनस गुणा माइनस जमा, 25 गुणा 16 400, एन गुणा एन, एन की शक्ति 2, माइनस गुणा माइनस जमा 25 गुणा 16 400, एन गुणा एन, एन की 2। तो गुणा करने से माइनस 25 एन और माइनस 16 एन को गुणा करने से जमा 400 एन की 2 आता है, और अगर दोनों का आपस में जोड़े तो माइनस का 41 एन आता है। दोनों ही कंडीशन, दोनों ही शर्तें सेटिस्फाइड हैं, पूरी होती हैं। तो हमने लिखा एन की 2 माइनस 25 एन माइनस 16 एन जमा 400 बराबर है 0। अब 1 2 3 4, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म और चौथा टर्म, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, ये हमारे पास है।
अब पहले दो टर्म लेंगे, पहला और दूसरा। n की 2 का मतलब क्या है, एक n की 2, और 25n का मतलब 25n। n की 2 के अगर हम टुकड़े कर दें तो ये बनेगा n गुणा n, n गुणा में 2 बार, n यहाँ पर 2 बार है गुणा में, यहाँ पर n एक बार है, दोनों में एक बार जरूर आया है, तो n कॉमन हो गया, n को बाहर रखा गया। n की 2 में से n एक बार बाहर रखा गया तो ब्रैकेट में n लिखा गया। 25n में n एक बार है, सिंगल टाइम है, तो n को बाहर लिख दिया गया, इसलिए 25 ही लिखा जाएगा। जो ब्रैकेट इस द्विघात समीकरण के जब हम गुणनखंड करते हैं, जो ब्रैकेट पहली बनती है वही ब्रैकेट दूसरी भी बनती है। अब आप देखिए 16 में और 400 में जो है क्या कॉमन है, अगर आप देखें तो 16 और 400, अगर आप 400 के पहाड़े में आए तो देखिए 400 के पहाड़े में 16 कॉमन है, 2 दूनी 4, चार गुणनखंड जो 400 के हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, जो 400 के गुणनखंड बनाए हैं उसमें 16 कॉमन है। 16 के पहाड़े में तो 16 है ही, 400 के गुणनखंड में भी 16 दिया हुआ है, यानी कि 16 में और 400 में दोनों में 16 कॉमन है, 16 का पहाड़ा कॉमन है। 16 को बाहर रखा, 16 गुणा n, अब 16n में से 16 निकाल दिया तो क्या बचता है, n बचता है। अब 400 में से 16 की गुणा बाहर निकालनी है हमने, ये चेक कीजिए, आपने 400 में से 16 की गुणा बाहर निकाल दी तो अंदर क्या बचता है, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, 25, क्योंकि 16 गुणा 25 जो है वो 400 है। अब 16 गुणा 25 में से 16 तो आप बाहर लेंगे, तो गुणा के तौर पर अंदर क्या बचेगा, 25। ठीक है, तो 16 गुणा 25 फिर से 400, माइनस गुणा माइनस जमा, 16 गुणा 25 400 बराबर है 0। बाहर जो टर्म है वो है n, और बाहर जो टर्म है -16, बाहर वाले टर्म को लेकर एक ब्रैकेट बनाई गई n-16, और जो ब्रैकेट रिपीट, जो ब्रैकेट में जो टर्म रिपीट हो रहे थे n-25 n-25, ये 2 बार है, इसको एक बार लिखा जाएगा, n-25 बराबर है 0, n-16 बराबर 0, n-25 बराबर है 0। दो पार्ट कर दिए क्वेश्चन के, यहाँ से दो भाग हो गए। n बराबर है -16, जब इधर आएगा लेफ्ट से राइट में आएगा तो +16 जमा का 16, इस तरह से जो माइनस का 25 है, जो माइनस का 25 है, जब वो आप लेफ्ट से राइट में लाएंगे तो क्या बन जाएगा, प्लस का 25 बन जाएगा। अब हमारे पास देखिए n के मान जो है वो पूर्ण संख्या है, n का मान कभी माइनस में नहीं होना चाहिए और भिन्न नहीं होना चाहिए, ना तो n का मान माइनस में है और ना ही कोई भिन्न है, अंश बटे हर के रूप में नहीं है। अब दोनों ही मान यहाँ तक तो वैलिड हैं, अभी तक तो वैलिड है, n का मान 16 भी सही है, यहाँ तक n का मान 16 भी सही है और n का मान 25 भी सही है। अब हमें आगे चेक करना पड़ेगा। फर्स्ट केस, पहली स्थिति, हिंदी में लिख सकते हो आप फर्स्ट केस, और आगे लिख सकते, अगर ये नहीं लिखना तो हिंदी में लिख लो पहली स्थिति, तो ये बहुत कॉमन सा हो गया इसलिए मैंने इंग्लिश में लिख दिया फर्स्ट केस। फर्स्ट केस में हमने मान लिया कि n का आंसर जो है, उत्तर जो है वो 16 सही है, तो अगर हम n का आंसर 16 सही मान लें तो अतः पंक्तियों की संख्या कितनी होगी, 16। जैसे पहली पंक्ति में 20 है, दूसरी में 19 है, इस तरह से चलते 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 कुल कितनी पंक्तियां हैं, 20 से शुरू हुई, और टोटल कितनी पंक्तियां हैं, वो 16 पंक्तियां हैं टोटल, 20 तो लट्ठे हैं पहली पंक्ति में, तो इस तरह से कुल मिलाकर कितनी पंक्तियां हैं, 16। तो हमने लिखा पंक्तियों की संख्या जो है n बराबर है 16। सबसे ऊपरी पंक्ति में लट्ठे, सबसे ऊपर वाली जो पंक्ति में लट्ठे होंगे वो क्या होगी, वो होगा पद नंबर 16। जैसे पहली पंक्ति में जो लट्ठा है वो क्या है, A1 पहला पद, दूसरी पंक्ति में लट्ठों की संख्या दूसरा पद, तीसरी पंक्ति में लट्ठों की संख्या जो है वो है तीसरा पद। इसी तरह से 16वीं पंक्ति में लट्ठों की संख्या कितनी आएगी, 16 पद, A16। देखो ना, पहली पंक्ति में लट्ठों की संख्या A1, दूसरी पंक्ति में लट्ठों की संख्या A2, तीसरी पंक्ति में लट्ठों की संख्या A18 A3 बराबर 18, तो 16वीं पंक्ति में लट्ठों की संख्या क्या होगा, A16। ठीक है, 16वां पद। तो an के लिए सूत्र क्या है हमारे पास, an बराबर है a जमा n माइनस 1d, n का मान कितना आ गया 16, a का मान कितना है, वहां से लीजिए आप 20 जमा n का मान हमने 16 ले लिया यहाँ पर, 16 माइनस 1, और d का मान बहुत पहले हम निकाल चुके हैं, d का मान है -1, 20 20, 16 में से 1 गया 15 माइनस 1, 20 जमा, ये 15 जमा का है और 1 माइनस का है, जमा गुणा माइनस, माइनस 15 कम 15 है, 20 में से 15 गया 5। तो पंक्तियों की संख्या पहली स्थिति पर अगर हम चलते हैं, पहली फर्स्ट केस को फॉलो करते हैं, तो पंक्तियों की संख्या n 16 है, और 16वें नंबर की जो पंक्ति है उसमें 5 लट्ठे हैं। देखो लट्ठे कम ही होते जा रहे हैं, 20 19 18 17, तो ये भी पता चलता है कि हाँ जो पंक्तियां हैं 16 हैं और 16वीं पंक्ति में लट्ठे सिर्फ 5 ही बचे हैं। इसके बाद सेकंड केस ये भी तो है कि n का आंसर 25 भी है, इसको भी सही मान लेते हैं। सेकंड केस n का आंसर 25 है, अगर n को 25 मान लेते हैं तो पंक्तियों की संख्या कितनी होगी, पंक्तियों की संख्या n बराबर है 25, और सबसे ऊपर की पंक्ति में लट्ठे कितने होंगे, 25वां पद, A25 के लिए सूत्र वही है an a जमा n माइनस 1d, n की वैल्यू कितनी मान ली, इस बार 25 है, A25 बराबर है a का मान कितना है, वहां से लिया, फर्स्ट टर्म पहला पद है 20 जमा
n माइनस एक, n कितना, यहाँ पर n हमने 25 माना हुआ है, 25 माइनस एक, और d का आंसर बहुत पहले निकाला है आपने, d का मान माइनस एक है, तो माइनस एक ले लिया आपने। 20, 25 में से गया 24, माइनस एक, 20, 24 एक कम, 24 माइनस का 24 हो गया। 20 जमा का अंक है, 24 माइनस का अंक है, एक संख्या जमा की एक माइनस की। जब एक संख्या जमा की और एक माइनस की होती है तब हम बड़ी संख्या में से छोटी को माइनस करते हैं। 24 में से 20 को माइनस कर दो, 4 आ गया। और चिन्ह परिणाम से पहले किसका चिन्ह लगता है, बड़ी संख्या का। बड़ी संख्या तो माइनस की है, 24 माइनस का है, तो 4 माइनस का आया। देखो a का जो मान है ना, पहले दूसरे तीसरे टर्म का मान प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, और भिन्न भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जो a 25 है, तो यहाँ पर जो a है उसका मतलब है लट्ठों की संख्या। लट्ठों की संख्या माइनस में नहीं हो सकती। जैसे विद्यार्थियों की संख्या, ये कभी माइनस में नहीं हो सकती। लट्ठों की संख्या माइनस में नहीं हो सकती, लट्ठों की संख्या प्लस में होनी चाहिए। वैसे तो a1, a2, a3, a25, पहला पद, दूसरा पद, 25वां पद, ये मान माइनस में भी आ सकते हैं, प्लस में भी आ सकते हैं, भिन्न में भी आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर नहीं, क्योंकि यहाँ पर a25 का मतलब है जो 25वां नंबर टर्म है, यानी कि -4 क्या माना जाएगा, लट्ठों की संख्या माना जाएगा, और लट्ठों की संख्या माइनस में नहीं होने वाली। तो इसलिए यहाँ पर आप लिख सकते हैं आगे जो उचित नहीं है। अगर ये सेकंड केस उचित नहीं है तो फिर उचित क्या हुआ, फर्स्ट केस जो है वो उचित है, क्योंकि इसमें लट्ठों की संख्या 16 आ रही है, और दोनों मान, चाहे वो सबसे ऊपरी पंक्ति में लट्ठे हैं उसका मान a16 का मान भी प्लस में है, और पंक्ति की संख्या भी प्लस में है, दोनों ही मान प्लस में है। तो ये वैलिड है, और ये वैलिड नहीं मानी जाएगी, ये उचित नहीं है, ये उचित है।